नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस हिंदी के लेक्चर सीरीज में, जिसमें कि हम आज देखेंगे हिंदी भाषा का जो इतिहास है उससे क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे पीछे के दोनों लेक्चर देखे हैं तो आप इनको एकदम फटाफट कर देंगे, और नहीं देखें तो एक बार जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये एक्सरसाइज क्यों पूछी गई है हमसे, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट किया गया है। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके के और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अब आप, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, सारे अच्छे एग्जाम्स में आता है। तो अब आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। भाई आपको कोई भी ऑप्शन आपको दे दे, वो गुरुमुखी दे दे, ये मुखी है, गुरुमुखी दे दे, वो द्रविड़ की कोई सी भाषा का दे दे, ब्राह्मी दे दे, कुछ भी दे दे, आपको तो यार सीधे सीधे पता होगा कि भाई हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है हमें कि भाई देवनागरी से अलग कोई ऑप्शन हो भी सकता है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी ऑप्शन हो, इससे तो बच्चा बच्चा कर देगा हिंदी का, जिसने हिंदी का है भी पढ़ा है वो भी कर देगा। और ये यूपी टेट में पूछा हुआ था, आई थिंक 2011 में। 2011 का पेपर बहुत ही आसान बनाया था उन्होंने। वैसे मैं भी देखता हूँ, मुझे लगता है क्या बच्चों वाला पेपर बनाया हुआ है, पर फिर भी एग्जाम है, क्वेश्चन आया हुआ है तो भाई याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। इसके बारे में हमने खूब बात करी थी कि भाई कौन सा है, आप याद करो कि कौन सा पत्र है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दे दो, चाहे भारतेंदु मैगजीन दे दो, आप यहाँ पे बनारस अखबार दे दो, चाहे आप यहाँ पे सुधाकर की बात कर लो कि भाई सुधाकर एक पत्र था, या फिर हमारा जो दैनिक वाला कौन सा पत्र बताया था हमने, इसके ऊपर खूब बात करी थी, कौन सा था याद करो जरा फटाफट, नहीं तो नोट्स में एक बार चेक करो कौन सा था। समाचार सुधा वर्षण, यही था ना, कोई सा भी हो। ये समाचार सुधा वर्षण की खास बात क्या थी कि ये दैनिक था, याद करना जरा। तो हमें तो इन सबसे मतलब ही नहीं, हमें तो एक पता है कि भाई हमारा पहला कौन सा था, उद्दंड मार्दंड, यही था ना। कब शुरू हुआ था, इसकी तारीख जरूर याद रखनी है आपको। कब शुरू हुआ था भैया, 30 मई को शुरू हुआ था। कौन से सन में, 1826 में। और कब बंद हुआ था, 4 दिसंबर को 1827 में। और किसने शुरू किया था, पंडित जुगल किशोर जी ने। भाई रास्ता तो इन्होंने ही दिखाया था, उसके बाद से तो अखबार छपने शुरू हुए थे भारत के हिंदी में, जो पर्सनल भारत के थे। क्या था ये, साप्ताहिक था। भाई इतनी सारी बातें याद करो। अब 30 मई से एक चीज और याद रखना भाई यहाँ पर, कि 30 मई को क्या था, 30 मई से क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया पहला अखबार जो था जिसका नाम था उद्दंत मार्तंड, और अंग्रेजी में इसका नाम क्या बताया था हमने, द राइजिंग सन, द राइजिंग सन। ठीक है जी, अंग्रेजी में ये नाम था इसका। बंद हो गया था एक ही साल में, लेकिन इन्होंने रास्ता दिखा दिया था कि हाँ भाई ये बिजनेस भी कर सकते हैं भारत वाले, और भारत वालों ने इस बिजनेस को खूब किया। उसके बाद तो फिर भारत में बहुत अखबार छपे, कुछ बंद हुए कुछ चल रहे हैं, और आज बहुत सारे चलते आ रहे हैं, अनवरत चलते आ रहे हैं। चलिए खैर, हाँ ये क्वेश्चन की देखिए महिमा देखिए, ये 2013 में यूपी टेट में पूछा गया है, 2017 में ये यूपी पुलिस में पूछा गया है, 17-18 में कुछ एग्जाम हुआ था, 2021 में ये यूपी 2021 में यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। मैं ईयर शायद मैं कंफ्यूजन में हूं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। ठीक है कि भाई पहला अखबार कौन सा। और इससे दो चीजें आपको याद रखनी, एक किस तारीख को शुरू हुआ था, 30 मई को 1826 में। और 30 मई क्यों फेमस हो गई, क्योंकि इसी की वजह से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना, सभा, एक क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये बहुत सालों से चल रही है, जिसका काम है नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। कब शुरू हुई थी ये, 1893 में। और मैंने आपसे कहा भी था शायद लेक्चर में कि 1893 में एक और कोई घटना हुई थी, उसको भी जरा याद रखिएगा। उसका आपको खुद से पता करना है, मुझे नहीं बताना उसका, तो पता करिएगा। और मैंने शायद ये भी कहा था कि तब से लेके आज तक, यानी कि 132 साल हो गए हैं, नागरी लिपि के लिए आज भी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और अभी तक अनवरत ये चलती आ रही है। चलिए जी, क्वेश्चन इजी था। अब आप चाहे इसमें कोई भी ऑप्शन दे दें, ये 1893 में शुरू हुई थी, इसमें कोई भी ऑप्शन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा तो ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी में ऑप्शन नहीं लिखे। देखिएगा मैंने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे, क्योंकि हमने हर एक चीज पढ़ी हुई है और हमें सोचना ही नहीं है ऑप्शन के ऊपर, हमें तो सीधे आंसर पे जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अरे भाई हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो किस लिए मनाया भैया, कब मनाया जाता है, याद करो जरा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को 49 में हिंदी को भारत की क्या बना दिया गया था,
राजभाषा। और याद रखेगा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है। कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को। कौन थी? हिंदी। और इसीलिए हिंदी दिवस उस दिन मनाया जाता है। अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद था? याद करो जरा, किसके तहत था ये? 343 से 351 तक हिंदी के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद में। तो 343 में ही था कि ये हिंदी भारत की क्या बनेगी? राजभाषा बनेगी। चलिए, एक क्वेश्चन है ये, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हमने पूरे अच्छे से बात करी थी कि 5 उपभाषाएं हैं। और कितनी बोलियां हैं? 17 उपबोलियां हैं ना। हाँ, अब मैं यहां पे बताता हूं। ये है क्वेश्चन आई थिंक यूपी टेट का। इसमें शायद यह तो हो सकता है कि जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था उसमें ऑप्शन गलत आए हों। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे वो थे 15, 25, 22 और 18, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। क्या पॉसिबल है? नहीं है। ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत थे। सीधी सी बात है, जब हमने रट रखा है कि भैया 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं, वैज्ञानिक तौर पे देखें तो 2 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां तब भी रहेंगी। 2 उपभाषाएं कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 11 थी, पूर्वी हिंदी में 6 थी। तो 11 और 6 17 ही होता है। और अगर और ये किसने किया था ये वर्गीकरण? उस अंग्रेज भाई साहब का नाम याद करो जरा फटाफट, जॉर्ज अब्राहम गेरसन। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी थी? अगर हम शुरू करें तो पहली राजस्थानी जिसके अंदर 4 बोलियां थी, दूसरी हमारी पश्चिमी हिंदी जिसके अंदर 5 बोलियां थी, तीसरी हमारी कौन सी थी? पूर्वी हिंदी जिसके अंदर हमारी 3 बोलियां थी, फिर हमारी बिहारी जिसके अंदर 3 बोलियां थी, और फिर लास्ट में बचता है पहाड़ी जिसमें कि हमारी 2 बोलियां थी। और याद करना सुनीत कुमार चटर्जी का भी नाम, और साथ में उनके बाद वर्मा जी का नाम भी। कौन से वर्मा जी? धीरेन्द्र वर्मा जी, क्योंकि उन्होंने भी इस वर्गीकरण को किया था। सुनीत कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को नहीं लिया था, उपभाषा नहीं बनाई थी। धीरेन्द्र वर्मा ने पहाड़ी को भी जोड़ा था और उन्हीं के काम में थोड़ा सा चेंज किया था। और मेन काम तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कोई गलती करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है? भाई साहब, अभी जस्ट इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर था उसमें लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि जहां हमने विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करी थी, और वैसे उससे पहले भी हमने बात करी थी, तो उसमें हमने बात करी थी कि विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे ज्यादा कहां पर हुए हैं? भैया मॉरिशस में हुए हैं, फिजी में हुए हैं, सूरीनाम में हुए हैं, ये इन सब देशों में हुए हैं ना। तो जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन था, जो ऑप्शन थे वो कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और लास्ट मॉरिशस। तो जाहिर सी बात है भैया, दक्षिण अफ्रीका में आधिकारिक भाषा नहीं है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक भाषा नहीं। भारत के लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं बहुत सारे, जो वहां जाके बस गए या काम कर रहे हैं, वहां पे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी आधिकारिक भाषा में नहीं है ये। साथ में आपका पाकिस्तान में उर्दू है, वहां पे हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है। लोग समझते हैं, वो समझने का कारण क्या है कि उर्दू जो है बेसिकली क्या है? हिंदी ही भाषा है, जिसको अरबी फारसी में लिखा जाता था, तो इसलिए उसमें शब्द अरबी फारसी के ज्यादा है, तो इसलिए जो है समझ में आती है सबको हिंदी वहां पे, लेकिन आधिकारिक भाषा नहीं है। तो एक ही देश बचता है, कौन? मॉरिशस, जिसमें ये भारत की आधिकारिक भाषा है। इससे अलग अगर आप बात करेंगे तो सूरीनाम और फिजी, ये 2 देश भी हैं जिनमें कि वो आधिकारिक भाषा में है। नेपाल तो हमारा भाई है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को भी आप फटाफट कर देते। अब एक क्वेश्चन ये मैचिंग का था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का वो काशी नागरी प्रचारणी सभा का कब स्थापित हुई? राष्ट्रभाषा प्रचार। तो ये मैचिंग वाला था ABCD करके, तो ऑप्शन कुछ भी हो, हम अपने को पता हिंदी साहित्य सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 1910 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा अभी जस्ट हमने देखा, मैंने कहा ये क्वेश्चन आता है, तो ये कब शुरू हुई थी? 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में है, ये कब शुरू हुई थी? ये किसके सहयोग से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी जी के सहयोग। तो महात्मा गांधी जी के सहयोग से कौन सी 2 संस्थाएं बनी थी हिंदी प्रचार प्रसार के लिए? एक बनी थी 1927 में, कौन सी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कहां पे? चेन्नई में, ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, राष्ट्र प्रचार समिति कहां बनी थी? वर्धा में, महाराष्ट्र में बनी थी। कब बनी थी? 1936 में। तो ये मेरा 1936 हो गया, या 1893 में। अगर आपको ये पता है ईयर, आपने वही लेक्चर देखे तो पता होंगे, फटाफट आप इनको मैच करेंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। हिंदी का पहला पत्र कौन सा? ये मैं कई जगह देख चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, उद्दंड मार्दंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसके ऊपर हमने खूब बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि भाषा परिवार कौन कौन से थे? भारोपीय, क्योंकि भारत और यूरोप का एक संबंध है। भारोपीय में क्या था कि भारतीय और यूरोपीय, यानी कि भारत और यूरोप
का जो परिवार था जिसे भारोपीय बोला जाता है, ये इस भाषा परिवार की है। अगर स्पेसिफिकली बात करें कि भारोपीय में किसकी है, तो भारत ईरानी की है। और भारत ईरानी में भी अगर बात करी जाए तो किसकी है, वो भारत की भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंदर हिंदी है। तो इसमें चाहे ऑप्शन कोई भी आ जाए, आपका ऑस्ट्रिक आ जाए, चाहे आपका द्रविड़ भाषा आ जाए, चाहे आपका जो है चीनी तिब्बती आ जाए, आपको पता ही है कि भारोपीय है। और कितने % लोग भारत में इस भाषा का प्रयोग करते हैं? करीब करीब 70%। 70 से 73 के बीच में जो आदमी है वो भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? भाई इससे जस्ट अभी पीछे करके आए, ये किसी दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का कब लिया था जी? 14 सितंबर सन 1949 में, 14 सितंबर 1949 को। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पहली राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी, पांचवी पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां? टोटल कितनी बोलियां पश्चिमी हिंदी में? 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों में से कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कोरवी, जिसका नाम है खड़ी बोली, जो हिंदी का बेस है। पूरी की पूरी हिंदी खड़ी बोली पे बसी हुई है। पहली होगी कोरवी, दूसरी होगी हरियाणवी, जिसे बांगरू भी बोलते हैं, हरियाणवी या बांगरू। तीसरी कौन सी होगी आपकी? कन्नौजी। चौथी बुंदेलखंड की बुंदेली। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रज भाषा। ये मथुरा, अच्छा इनके एरिया आपको पता होना चाहिए। जो मैंने हमेशा कहा है कि इनके एरिया, खड़ी बोली कहाँ है? मेरठ, NCR, दिल्ली, अंबाला, देहरादून तक, मेरठ से लेकर देहरादून तक, और इधर बिजनौर और मुरादाबाद में ये बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज के आसपास बोली जाएगी। बुंदेली उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया, वहां पे बोली जाती है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा और इसके आसपास में ब्रजभाषा बोली जाती है। इनका आपको पता होना चाहिए। तो अब ऑप्शन कोई भी आए, इनमें से एक ऑप्शन जरूर हो, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अच्छा ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे बताया। इसमें ऑप्शन था, तो इसमें जो ऑप्शन थे वो कौन से थे? एक तो कोरवी था, एक हरियाणवी था, और एक शायद कन्नौजी था। ये 3 ऑप्शन तो इसके थे, और चौथा ऑप्शन था अवधी का। तो आप सबको पता है कि अवधी किसकी है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां थी? अवधी, दूसरी बघेली, और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी की हैं, तो अवधी उसकी है। अवधी कहाँ बोली जाती है? अधिकतर लखनऊ और उसके आसपास में अवधी बोली जाती है। चलिए खैर, नेक्स्ट कौन सा है? इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ये क्वेश्चन पे भी हमने डिस्कशन किया था कि जब आदि जननी की बात करेंगे तो हम कौन कहेंगे कि जी संस्कृत है आदि जननी। और वैसे हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश में भी कौन सा? शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, इतना तो पता है ना। तो अपभ्रंश के भी हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे ना, कौन कौन से थे? शौरसेनी, ब्राचड़, पूर्वी अर्धमगधी, मगधी, ये सारे एक क्या है? अपभ्रंश के तो पार्ट थे, जो अपभ्रंश से जो है अलग अलग भेद निकले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन तो हमने लिखे ही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। पहले तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? साउथ इंडिया में जो बोली जाती हैं कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, यही है ना सारी हमारी। ये सारी द्रविड़ परिवार की हैं। तुलु, ये सारी द्रविड़ परिवार की हैं। तो जरूर एक ऑप्शन इनमें से जरूर आएगा, चाहे वो तुलु हो, तमिल हो, तेलुगु हो, आपका मलयालम हो या कन्नड़ हो। मेन तो यही है, बाकी होने के लिए तो बहुत सारी हैं। अब बात आती है ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमेशा क्या करा जाएगा? घुमा के दिया जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे वो कौन कौन से दिए हुए थे? एक तो दिया हुआ था बंगला, बंगाली भाषा। दूसरा था उड़िया, यानी कि उड़ीसा की भाषा। तीसरा था असमिया। ये तीनों देखा जाए तो किससे लिखी? तो किस में जाती है? देवनागरी में। उसी का एक पार्ट है ना ये, देवनागरी से निकले हुए हैं सारे के सारे। और देवनागरी में भी कौन से हैं? एक तो इसकी पश्चिमी शाखा आ गई थी, जिसमें देवनागरी लिपि हो गई थी, और पूर्वी में ये बंगला लिपि, उड़िया लिपि, असमिया लिपि। तो इन लिपियों से जो है फिर आपकी ये भाषाएं बनी थी। तो ये सारी की सारी भाषाएं क्या हैं तो हिंदी नागरी की ही एक ब्रांच है। और बाकी जो द्रविड़ की बात करी जाए तो वो द्रविड़ नागरी की नहीं है, वो किसकी है? दक्षिण ब्रह्मी लिपि से निकली हुई है वो सारी। तो इनमें ऑप्शन ये थे, और एक लास्ट ऑप्शन जो था वो था मलयालम का। तो मलयालम ही इसका सही हो जाएगा। तो इतना तो खैर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अब मेरा एक बार इससे लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, जितना जरूरत है उतना बताया हुआ है। जो हिंदी का मानकीकरण है किस पत्रिका से शुरू हुआ था, इसके बारे में हमने बात करी थी। शुरुआत हुई थी आनंद पत्रिका से।
उसके बाद आनंद कादम्बनी थी, आनंद कादम्बनी थी, और उसके बाद भारत सरकार आ गई थी जिसने इसका मानकीकरण का पूरा काम किया था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। पूर्वी हिंदी वर्ग में कौन सी थी? 3 बोली थी, अभी हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, अवधी, बघेली, और तीसरी कौन सी थी यहाँ पे? जल्दी याद करो यार, छत्तीसगढ़ी। ऐसे लिखते हुए मेरी राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन सुन लीजिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसकी हैं? पूर्वी हिंदी वर्ग की हैं। अब इससे अलग कोई और ऑप्शन दिया हो गया तो सीधी सी बात है वो इस वर्ग की नहीं होगी, चाहे वो कोई भी ऑप्शन दे दे। वैसे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो था बुंदेली का। भाई इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो था बुंदेली, तो बुंदेली, आप सीधी सी बात है, बुंदेली फटाफट बोलो किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। कहां पे बोली जाती है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के? झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पे, ललितपुर, झांसी, जालौन, और एमपी का जो थोड़ा सा उसके नीचे बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां पे ये बुंदेली बोली जाती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी उपभाषा में बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा में कितनी? 4 भाषाएं होती है। कौन कौन सी? एक मारवाड़ी, दूसरी मेवाती, तीसरी मालवा, और चौथी हड़ौती या जयपुरी। हड़ौती, जयपुरी या ढूंढाड़ी, उसके 2-3 नाम है। ठीक है जी। मेवाती कहाँ बोली जाती है? हरियाणा का जो मेवात एरिया है, नूह और उसके आसपास से शुरू होकर कहाँ, ये बेल्ट जाती है नीचे भरतपुर तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची की बात हमने करी थी, हमने पूरा इससे लास्ट लेक्चर में देखा था 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो उसमें आपको याद भी होगा कि पहले हमने 14 भाषाएं लिखी थी, फिर हमने एक भाषा को और बढ़ाया था, सिंधी भाषा को, फिर हमने उसके बाद 3 भाषाओं को बढ़ाया था, और फिर हमने 4 भाषाओं को, टोटल उसमें 22 भाषाएं थी। आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं थी। तो खैर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन थे मलयालम, बोडो, मिजो और गुजराती। तो आपको याद होगा मलयालम नीचे केरल में बोली जाती है, ये हमारी अनुसूची में है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, गुजराती और सिंधी ये दोनों हमारी इसमें है। सिंधी एक जब भाषा बढ़ी थी, सिंधी बढ़ी थी। बोडो कहाँ पे बोली जाती है? असम के एरिया में बोली जाती है। तो बची कौन सी एक जो कि हमारी अभी नहीं है, वो है मिजोरम की भाषा अभी भी हमारी इन 22 भाषाओं में नहीं है। इसके बजाय हमारी मणिपुरी जुड़ी थी यहाँ पर आकर। तो मणिपुरी इस वाले संविधान संशोधन में जुड़ी थी, 1992 वाले संविधान संशोधन में जुड़ी थी तो इस संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जुड़ी थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं इसमें जुड़ी थी। 4 भाषाएं फिर इसमें आके जुड़ी थी। तो इसमें कौन सी भाषा बची जो आपकी नहीं है? ऑप्शन में जो थी वो मिजो भाषा आपकी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी लिस्ट का। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका है, हमने बात करी थी बिल्कुल। गवेषणा एक मैगजीन है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करती है। कहाँ की है? केंद्रीय हिंदी संस्थान की है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में गवेषणा था, यही एक पत्रिका है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएसआई में 2019 में। तो तब तक जो है 12वां हुआ नहीं था। 12वां कब हुआ आपका? 2023 में। तो ये तो मैंने पहले ही कहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा गया था, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो 2018 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोर्ट लुई में, मॉरिशस में। वो ऑप्शन आता है तो जाहिर सी बात है, तो पहला पूछा जाएगा, जो सबसे लेटेस्ट है वो पूछा जाएगा। तो 2019 में पूछा था क्वेश्चन, 2019 या 18 में पूछा था शायद, तो तभी हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो एक तरीके से करंट हिंदी में क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो आपको पता ही है कब हुआ था। नागपुर में हुआ था। कहां पर? भारत में, और 1975 में। ये तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यशैली की भाषा का उल्लेख है, वो कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें कि इनकी भाषा या इनकी कार्यशैली का अनुच्छेद है। मैंने आपको कौन कौन सा अनुच्छेद बताए थे भैया? कहां से शुरू होता है? 343 से शुरू होकर 351 तक चलते हैं। तो मैंने बताया था, सारे बताए थे 1 बाय 1 करके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा था कि भैया इसकी वजह से ही एक तरीके देखा जाए तो हिंदी का सत्यानाश पिट गया है। कौन सा है वो अनुच्छेद? 348, जिसमें क्या कहा गया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यशैली होगी, जिससे उसमें काम होगा, वो किसमें होगा, मतलब उसकी भाषा को डिसाइड करेंगे, उसके लिए अनुच्छेद बना था 348। और शुरू में कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा में काम होगा जब तक कि फाइनल कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता है। और उसके बाद शायद 1964-65 में जब इसका फाइनल हुआ, 15 साल बाद जब सरकार जागी, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए हिंदी, हम तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते रहेंगे। और उस तभी से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। कुछ 1-2 स्टेट में है कि जहाँ पे हिंदी में काम होता है, लेकिन अधिकतर जितने भी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ, उन सब में अंग्रेजी भाषा में ही कार्य होता है।
और 348 अनुच्छेद 348 के तहत ये काम होता है। सेम ऐसे और भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको सारे अनुच्छेद लिखवाए हुए हैं। 343 में क्या होता है, 44 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, 46 में क्या, 47 में क्या है, 351 में क्या है, और 351 का तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, सीधी सी बात है। ऑप्शन जो दिए जाएंगे उनमें आपका कौन से होंगे भैया, तेलुगु होगा, तमिल होगा, मलयालम होगा, कन्नड़ होगा, ये तुलु होगा। इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा नहीं। अब क्या नहीं है, इन नहीं पे और यह नहीं वालों पे खास तौर पे ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जाम में यही वाले गलत होते हैं। खैर इस क्वेश्चन में सौराष्ट्री द्रविड़ परिवार के नहीं है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर एरिया सौराष्ट्र, वहां पे है। 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यार बार बार बताने की जरूरत थोड़ी, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में परिवर्तित करी गई थी। हिंदी का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में आ गया, 351। ये अनुच्छेद आपको याद रखने सारे के सारे की कौन से अनुच्छेद में क्या क्या काम है। हिंदी की बोली नहीं है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, हिंदी की बोली नहीं है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, ब्रजभाषा था, मलयालम था, आपका जो बुंदेली था और बघेली था। तो ये बाकी सारी तो हिंदी की बोलियां हैं ही, सिर्फ कौन सी, मलयालमी तो नहीं है। तो ऐसे करके ऑप्शन होंगे। अगर मतलब आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इन किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी अटकने की जरूरत पड़ेगी। आप बाकी बताइए मुझे कि कौन से क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई आप फंस सकते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा है पीछे का, आपने लेक्चर देखा, कभी नहीं फंसेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो चाहे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपने लेक्चर में ना पढ़ाया। अधिकतर यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, जैसे कि ये 14 सितंबर वाला रिपीट हुआ 2-3 बार, तो ये हमारी इसमें आ चुका है। ठीक है, ये अनुच्छेद वाला रिपीट होगा, दोनों ही, ये 348 भी और 351 भी। ठीक है, ये विश्व सम्मेलन कब हुआ था, ये रिपीट हो चुका है। हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ये जरूर याद रखनी है। 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं, वो सारी की सारी आपको रटी होनी चाहिए। कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से शुरू हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, कि पूर्वी बोली कौन सी है। ऑप्शन में थे मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली। तो देखिए, बुंदेली किसका पार्ट है, बुंदेली तो भाई अपने को पता है कि पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। ब्रज ये भी किसका पार्ट है, पश्चिमी हिंदी का है। तो इनका तो पूर्वी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, दोनों ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गए। बच गया अब कौन सा, भोजपुरी और मैथिली। दोनों किस परिवार, मतलब किस उपभाषा की बोलियां हैं दोनों की दोनों, मैथिली और भोजपुरी। ये दोनों हैं आपकी बिहारी का हिस्सा, बिहारी जो उपभाषा है उसी का तो हिस्सा है ये, मैथिली और भोजपुरी। लेकिन इसमें जो भोजपुरी है वो, मैथिली तो बाकायदा पूरी की पूरी बिहार और मिथिलांचल और मैथिली उसके आसपास में बोली जाती है। जो भोजपुरी है, ये भोजपुरी थोड़ी बहुत आपका यूपी के हिस्से में बोली जाती है, अवधि के नीचे सारा जो लखनऊ से आगे जो ये आपका गोरखपुर और ये सब एरिया, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है काफ़ी हद तक। तो इसलिए जो है इस भोजपुरी को पूर्वी हिंदी का भी पार्ट बोल देते हैं और इसीलिए इसको पूर्वी बोलते हैं। मैथिली का पूर्वी से कोई मतलब नहीं है, ये बिहारी में ही गिनी जाती है पूरी की पूरी तरह से। तो ये भोजपुरी जो है ये दोनों में काउंट हो जाती है, बिहारी में भी काउंट होती है और ये जो है आपका पूर्वी में भी काउंट होती है, लेकिन एक मेजोरिटी के तौर पे इसको बिहारी में रखा हुआ है। कौन सी देवनागरी में लिखी जाती है, कौन सी, अच्छा क्वेश्चन में भाषा लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, भाषा। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे गुजराती, मराठी, सिंधी, उड़िया था। तो देवनागरी लिपि में कौन सी है इनमें से, गुजराती लिखी जाती है, गुजराती ही सबसे पास है। महाराष्ट्री भी वैसे है उसका, लेकिन वो थोड़ी दूर की भाषा हो जाती है गुजराती। और आप याद भी रखना, एक जगह पे मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि मैं गलत समझूं, ये मुझे नहीं पता, जो ये नागरी है, ये नागरी शब्द भी इसके साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि गुजरात में नागरी ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों ने इस लिपि का आगे बढ़ाया था, तो इसलिए शायद उनके नाम की वजह से मैंने कहीं पढ़ा है। मैं यही नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है, मैंने कोशिश करी थी ढूंढने की लेकिन मुझे कुछ सही मिला नहीं, बट लिखा हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया नागरी इसी वजह से इसका नाम पड़ा था क्योंकि गुजरात में नागरी ब्राह्मणों ने कुछ इस पर काम किया था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ। हाँ, देव का मुझे पता है क्योंकि देव भाषा संस्कृत इसमें ट्रांसलेट की गई थी, तो इसलिए जो है इसके साथ देव जुड़ गया था, तो देवनागरी हो गई थी। ठीक है जी, चलिए, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि भैया डेक्लाइन होना, यानी कि नीचे की तरफ गिरना एक तरीके से। तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी, आप सबको पता होगा कि भैया संस्कृत के बाद पाली भाषा आई थी, और पाली ही क्या है, संस्कृत का अपभ्रंश है, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली से शुरुआत हुई थी और ब्रह्मी, पाली तक ब्रह्मी चलती रही थी। चलो, भारत की लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है, तो भारत में सीधी सी बात है भाई, भारत की लगभग 95% जितनी भी भाषाएं या बोलियां हैं सबका विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ऑप्शन कुछ भी आप आंख मूंद के
ब्रह्मी लगा के आना। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैंने पहले ही कहा है कि हिंदी का सबसे बड़ा बेस कौन है? खड़ी बोली। और हिंदी किससे विकसित हुई है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश में कौन सा? शौर्षणी अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के भी भेद थे ना, खास, महाराष्ट्री, ब्राचड़, ऐसे अलग अलग भेद थे, तो वो आप याद रखिएगा। तो हिंदी इसमें ऑप्शन में क्या था? शौर्षणी आया हुआ था, तो शौर्षणी अपभ्रंश से ही हिंदी पैदा हुई है। खड़ी बोली बेसिकली उसी अपभ्रंश से पैदा विकसित हुई है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आप बताओ बघेली कौन से में थी? तो बघेली किस में थी? पूर्वी हिंदी में। देखो जरा कौन कौन सी थी उसमें? अवधी थी, बघेली थी और छत्तीसगढ़ी थी। चलो नेक्स्ट कौन सा है? अवधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस अपभ्रंश से विकसित हुई है अवधी? आपको याद है? नहीं याद है तो एक बार लेक्चर देखिए, मैं वैसे भी बता देता हूँ। अर्धमगधी। अर्धमगधी से कौन सी बनी थी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी में अभी जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन बताया मैंने, 3 होती हैं, बघेली, आपकी अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है? अवधी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो पूर्वी हिंदी का था। पूर्वी हिंदी की वो है ना ये बोली, और पूर्वी हिंदी किससे बनी हुई है? आपके अर्धमगधी से। याद रखना भैया, ये 2 पार्ट थे, एक अर्धमगधी है और एक मगधी है। मगधी में कौन कौन से थे? बिहारी, बंगालिया, बांग्ला भाषा, उड़िया और असमिया। ये मगधी से थे। मगधी से कौन कौन से थे आपके? बंगला, उड़िया, असमिया और आपका ये जो बिहारी है, ये सारी की सारी आपकी मगधी से बनी हुई है। अर्धमगधी से आपकी कौन सी बनी है? पूर्वी। और इसीलिए क्योंकि पूर्वी अवधि में क्या है? पूर्वी हिंदी की 3 है, कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये किससे? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी मतलब अवधि, अवधि मतलब अर्धमगधी से बनी है। ठीक है जी। बुंदेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र बुंदेली का सीधी सी बात हमने बात करी है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड में कौन सा है? झांसी, जालौन, ललितपुर और हमीरपुर। ये जो एरिया है ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और ऑप्शन में यही दिया हुआ था, तो आप लगाइए और आगे निकलिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बात कर चुके हैं। महात्मा गांधी जी ने बनवाया था कौन से सन में? सन 1927 में। कहाँ पर? चेन्नई में। जिसका काम है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ पे? दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, जो कि सरकार ने नहीं बनाया, और दक्षिण भारत के लोग भी 3 महीने के अंदर हिंदी सीख सकते हैं। ये उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और साथ में हाँ ये जरूर है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को 1963 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था का तगमा दिया गया था, और तब से ये अब तक काम करती आ रही है निर्विरत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं बची और ये 3 ही क्वेश्चन बचे थे, तो मैं इसी में खत्म करना है मुझे। हिंदी भारत की भैया राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब ब्लैंक दिया हुआ था यहाँ पे, उसके नीचे ऑप्शन थे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और ऐसे करके। तो आपको सीधी सी बात पता है भारत की राजभाषा है भैया वो, तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, राजभाषा। ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है भैया? इसमें जो ऑप्शन थे, खरोष्ठी नहीं, वो ब्रह्मी के साथ की थी, खरोष्ठी नहीं उत्पत्ति हुई। कैथी नहीं। एक ऑप्शन था तुजुबेकी, जो मैंने बताया था कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे बोली जाती है, जिसका मूल कौन था? जिसके मूल में कौन सी थी? मेवाती और ब्रज भाषा वाला था। और चौथा था इसमें सीधी सी बात अपनी देवनागरी। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं भैया, ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। बाकी थे ही नहीं ना, वो लिपियाँ थी ही नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, इसमें ऑप्शन थे आपके पाली, प्राकृत, संस्कृत और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन थे। जो की में ऑप्शन दिया हुआ, मतलब आंसर दिया हुआ था, वो पाली था, लेकिन शायद मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा नहीं थी, प्रथम देश भाषा थी संस्कृत। क्योंकि संस्कृत भाषा 1500 साल से लेकर और करीब करीब 500 साल बीसी तक चली थी, ईस्वी पूर्व तक चली थी। और उस टाइम पर भी संस्कृत, क्योंकि साउथ इंडिया में भी संस्कृत गई थी और वहाँ पे भी उसका काम होता था, सारे के सारे संस्कृत के टेक्स्ट वहीं पे लिखे गए हैं, साउथ इंडियन लिपि में भी लिखे हुए हैं, और उससे पहले वो ब्रह्मी लिपि में भी लिखे हुए थे, और उसके बाद वो देवनागरी में भी लिखे हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसका आंसर संस्कृत हो। ऑप्शन में वहाँ पे पाली दिया हुआ, तो हो सकता है जहाँ से मैंने पढ़ा हो वहाँ पे गलत दे रखा हो, तो इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर नहीं बता पाऊंगा। आप लोग एक बार सर्च करिएगा और कमेंट में करिएगा ज़रा कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी। मेरे अकॉर्डिंग संस्कृत है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार कमेंट में करिएगा। चलिए, तो आज के लिए जितने इस भारत के इतिहास, हिंदी इतिहास से जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे, मैंने वो सारे कवर किए हैं। अब आप देख ही चुके होंगे इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि जो अटक सकता है, एक्सेप्ट इस क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन मुझे मिला नहीं है।
और जहाँ पूछा गया था वो भी मैं, वो एग्ज़ाम भी ऐसे ग्रुप सी का एक एग्ज़ाम मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने वहाँ से उठा लिया क्वेश्चन, इसलिए कि हम इस पर सोच सकते हैं, और वो कोई ऑथेंटिक की मुझे लगी नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ। तो इसको छोड़कर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको लगा हो कि हमारे लेक्चर देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन रुक सकता है। खैर, जैसा भी है, आपके सामने ये सारे क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम वर्णमाला के साथ, जहाँ हम सीखेंगे वर्णमाला क ख ग घ सीखेंगे। यार सीधी सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे ये सब तो हमें आता है, लेकिन फिर भी उसमें एक दो चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो हमें पता ही नहीं था, तो वो सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगे हैं तो इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।